Hello everyone, welcome you all in RCC lecture 3 वीडियो। लेक्चर 2 में हमने ग्रेड ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ कंक्रीट और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट के बारे में पढ़ा था और हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम LSM और WSM के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज़ छूट गई थी, ग्रेड ऑफ स्टील क्या होता है वो हम और पढ़ लेते हैं। तो जिस प्रकार से कंक्रीट के ग्रेड होते हैं M10, M20, M30, उसी प्रकार से स्टील के भी ग्रेड्स होते हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं FE 250, FE 415 और FE 500 से। FE डिनोट हो FE शो करता है हमारा आयरन और 250 शो करता है उसकी यील्ड स्ट्रेस इन न्यूटन पर mm²। तो FE 250 ग्रेड की स्टील है तो उसकी यील्ड स्ट्रेस कितनी होगी? 250 न्यूटन पर mm²। अब यील्ड स्ट्रेस क्या होती है? हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखा था। तो अगर मैं स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनता है और जिस पॉइंट पर हमारा जो स्टील है वो यील्ड करने लग जाता है उस स्ट्रेस को बोलते हैं हम यील्ड स्ट्रेस। इसको सिग्मा वाई से भी डिनोट करते हैं। तो FE 250 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए हमारा यील्ड स्ट्रेस कितना होगा? 250 न्यूटन पर mm²। सिमिलरली FE 415 स्टील होगा तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा और उसका जो यील्ड स्ट्रेस होगा वो कितना होगा? 415 न्यूटन पर mm²। सिमिलरली FE 500 के लिए होगा हमारा 500 न्यूटन पर mm²। क्या होगा? यील्ड स्ट्रेस। उसके बाद FE 250 को हम माइल्ड स्टील भी बोलते हैं और FE 415 और FE 500 को हम HYSD बार्स बोलते हैं और HYSD का फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। तो HYSD बार्स की क्या है? यील्ड स्ट्रेंथ हाई रहती है, इसीलिए इनको HYSD बार्स बोलते हैं। और FE 250 को क्या बोलते हैं? माइल्ड स्टील बार्स। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा ग्रेड ऑफ स्टील। अब हम स्टार्ट करते हैं LSM। फुल फॉर्म इसका होता है लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड क्या है? ये एक डिज़ाइन मेथड है जिसमें हम किसी भी स्ट्रक्चर को इस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं कि वो सारे जो लोड हैं उनको सेफली कैरी कर ले। कैरी ऑल लोड सेफली, मतलब इस मेथड में जब भी हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे तो इस प्रकार से डिज़ाइन करेंगे कि वो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सारे जितने भी लोड उस पे आ रहे हैं उनको सेफली कैरी कर ले। और इसमें हम सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया का भी ध्यान रखते हैं। अब सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं? जैसे डिफ्लेक्शन। सपोज कीजिए हमने एक बीम बनाई, तो जब बीम पर लोड आने लगे तो वो कहीं ज़्यादा डिफ्लेक्ट ना हो, तो ये क्या हो गया हमारा? सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया। और सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया में क्या होते हैं? क्रैकिंग, वाइब्रेशन। इन क्राइटेरिया को भी फुलफिल करे तो
इस मेथड से जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उस मेथड को बोलते हैं लिमिट स्टेट मेथड। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लिमिट स्टेट। लिमिट स्टेट कितने टाइप के होते हैं? तो लिमिट स्टेट हमारे दो टाइप के होते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और सेकंड होता है हमारा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। इन दोनों लिमिट स्टेट के लिए हमें स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना पड़ता है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आते हैं, मतलब जो हमारा कोई भी स्ट्रक्चर है या उसका कोई भी पार्ट है वो किन किन फोर्सेस के कारण कोलैप्स हो सकता है, वो आते हैं हमारे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में। जैसे शीयर, हमारा स्ट्रक्चर शीयर फोर्स के कारण फेल हो सकता है। फ्लेक्सर, इसको हम बेंडिंग भी बोलते हैं, बेंडिंग के कारण फेल हो सकता है। टॉर्जन या कंप्रेशन। तो जिन फोर्सेस के कारण हमारे स्ट्रक्चर में फेलियर आ सकता है उनको हम किस में कंसीडर करते हैं? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में। और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में हम वो कंडीशन लेते हैं जब हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया, हमारा स्ट्रक्चर सर्विस में है, अब वो स्ट्रक्चर किन किन कारणों से फेल हो सकता है। जैसे डिफ्लेक्शन, अगर स्ट्रक्चर में एक लिमिट से ज़्यादा डिफ्लेक्शन आ जाए तो क्या होगा? वो स्ट्रक्चर वहाँ से क्रैक कर जाएगा और फेल हो जाएगा। सिमिलरली क्रैकिंग, अगर स्ट्रक्चर में क्रैकिंग ज़्यादा आ गई तो फेल हो जाएगा। वाइब्रेशन, अगर हमारा कोई भी स्ट्रक्चर बना है और वहाँ पर हमने हैवी मशीन्स ला के रख दी जिनके कारण स्ट्रक्चर में वाइब्रेशन हो रहा है तो उस कारण भी स्ट्रक्चर क्या है? फेल हो सकता है। कोरोजन, ये जो रीजंस हैं, ये रीजंस कब आते हैं? जब हमारा स्ट्रक्चर सर्विस में आ जाता है, और इन रीज़न के कारण भी हमारा स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। तो हमें इन दोनों लिमिट स्टेट के लिए अपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स में भी फेल ना हो और सर्विसेबिलिटी क्राइटेरियाज में भी फेल ना हो। अब उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं हम जो आगे यूज़ होंगी। उसमें हमारी पहली टर्म आती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको हमें कंसीडर करना पड़ता है। क्यों कंसीडर करना पड़ता है? क्योंकि हम जो कंक्रीट बनाते हैं वो उसकी क्वालिटी क्या है? वेरी करती है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम एक बार में कंक्रीट बनाएं वही सेम कंक्रीट हमारी दूसरी बार में बन जाए, तो इसकी क्वालिटी क्या है? वेरी करती रहती है। तो इस क्वालिटी के वेरिएशन को फैक्टर इन करने के लिए हम क्या करते हैं? एक फैक्टर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कंक्रीट में भी लेते हैं और स्टील में भी लेते हैं। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या करता है? हमने जो कंक्रीट का मिक्स बनाया है उस कंक्रीट के मिक्स की क्वालिटी इशू को दूर कर देता है। दूसरा रीज़न ये है फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेने का कि हमने जिस लोड के लिए स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है, अगर फ्यूचर में कभी उससे ज़्यादा लोड आ गया तो उस पार्ट को भी कंसीडर करने के लिए हम क्या है? एक फैक्टर एज्यूम करके चलते हैं जिसको हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। अब इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू क्या होगी? तो IS 456 ने हमें कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू दी है 1.5 और स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू दी है 1.15।
अब ये वैल्यू कंक्रीट के लिए ज़्यादा क्यों है और स्टील के लिए कम क्यों है? हम कंक्रीट को फील्ड पर बनाते हैं तो हर बार क्या होगा, हमारी कंक्रीट की क्वालिटी अलग अलग होगी। जितने भी बैच बनाएंगे सबकी क्वालिटी अलग अलग होगी, तो हमारी जो कंक्रीट होगी वो होमोजीनियस नहीं होगी। बट और स्टील को जो है वो हम बड़े बड़े प्लांट्स में बनाते हैं, तो बड़ी बड़ी प्लांट्स में या फैक्ट्रीज में वहाँ पर क्वालिटी का स्पेशल ध्यान रखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जितनी भी स्टील का प्रोडक्शन होता है वो सारी स्टील एक जैसी रहती है, बट वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल ज़्यादा बेहतर रहता है एज़ कम्पेयर टू फील्ड। इसीलिए स्टील में फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कम लेते हैं और कंक्रीट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेके चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है हमारा लोड्स या टाइप ऑफ लोड्स। तो जब हम आरसीसी का कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कितने प्रकार के लोड एक्ट करते हैं। तो सबसे पहला लोड होता है हमारा डेड लोड। जो हमने स्ट्रक्चर बनाया उसका खुद का जो लोड होता है उसको हम बोलते हैं डेड लोड, या इसको हम सेल्फ वेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा लोड है लाइव लोड। वह लोड जो स्ट्रक्चर पर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है उस प्रकार के लोड को हम बोलते हैं लाइव लोड। जैसे ह्यूमंस के कारण जो लोड आता है उसको हम लाइव लोड बोलते हैं। जो फर्नीचर होता है हमारा उसके कारण जो लोड आता है उसको लाइव लोड बोलते हैं, क्योंकि ये लोड्स क्या हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकते हैं, इसीलिए इनको लाइव लोड की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा विंड लोड। हवा के कारण स्ट्रक्चर पर जो लोड लगता है उसको हम बोलते हैं विंड लोड। जनरली विंड लोड को हाई राइज बिल्डिंग में कंसीडर किया जाता है, लो राइज बिल्डिंग में विंड लोड को कंसीडर नहीं किया जाता है। चौथा है हमारा अर्थक्वेक लोड। अर्थक्वेक के कारण जो लोड आता है उनको हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक लोड्स। अर्थक्वेक लोड्स को भी जनरली अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में ही कंसीडर किया जाता है, और डिज़ाइन करते समय हम या तो विंड लोड कंसीडर करेंगे या अर्थक्वेक लोड कंसीडर करेंगे, दोनों में से कोई एक लोड ही कंसीडर करेंगे, ऐसा कोड ने हमें बोला है। अब नेक्स्ट है हमारा लोड कॉम्बिनेशन। लोड कॉम्बिनेशंस क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम विंड लोड या अर्थक्वेक लोड में से कोई एक लोड कंसीडर करेंगे, ऐसे ही हमें कोड ने डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन दिए हैं और उस लोड कॉम्बिनेशन के लिए हमें अलग अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिए हैं। अभी हमने जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ा था वो हमने कंक्रीट और स्टील के लिए पढ़ा था। अब हम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ेंगे वो लोड कंडीशंस के लिए पढ़ेंगे। होता क्या है, जिस लोड के लिए हम स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो कई बार होता क्या है कि स्ट्रक्चर पर जिस लोड के लिए हमने उसको डिज़ाइन किया है उससे ज़्यादा भी लोड आ जाता है। जैसे हम एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात करें तो हम कोई भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं तो मैक्सिमम 10 या 15% के लिए डिज़ाइन करते हैं। बट होता क्या है, एट द टाइम ऑफ फंक्शन, अगर हम किसी फंक्शन की बात करें तो उस फंक्शन के टाइम वहाँ पर 50 to 60% भी एक टाइम पे अवेलेबल हो जाते हैं या 100% तक अवेलेबल हो जाते हैं। बट ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो बिल्डिंग है वो फेल हो जाए। तो होता क्या है, हम जनरली जो स्ट्रक्चर है उसको 5 to 6 टाइम लोड के लिए डिज़ाइन करते हैं।
5 to 6 टाइम लोड्स के लिए बनाते हैं, और 10 to 20 टाइम्स भी हो जाता है जनरली ये। ताकि फ्यूचर में अगर कभी उस पर ज़्यादा लोड आ जाए तो हमारा स्ट्रक्चर फेल ना हो। तो इसी प्रकार हमें कोड ने डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशंस दिए हैं जिनको हमें कंसीडर करना है, और उन लोड कॉम्बिनेशन में हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लेके चलना है। जैसे कोड ने बोला है अगर हम डेड लोड प्लस लाइव लोड कंसीडर करते हैं तो हमें डेड लोड में भी 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना है और लाइव लोड में भी 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना है। अगर हम डेड लोड और विंड लोड कंसीडर करें या अर्थक्वेक लोड कंसीडर करें तो हमें डेड लोड में 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है और विंड लोड में भी 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है। अगर हम डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड तीनों को कंसीडर करते हैं तो हमें डेड लोड में 1.2 का लेना है, लाइव लोड में 1.2 का लेना है और अर्थक्वेक लोड में भी या विंड लोड में 1.2 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है। क्लियर? एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मुझे एक बिल्डिंग डिज़ाइन करना है जिस पर डेड लोड आ रहा है 50 किलो न्यूटन मीटर, 50 किलो न्यूटन। लाइव लोड आ रहा है 25 किलो न्यूटन और विंड लोड आ रहा है 70 किलो न्यूटन और अर्थक्वेक लोड आ रहा है 200 किलो न्यूटन। तो इन लोड के लिए मुझे बिल्डिंग को डिज़ाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला लोड कॉम्बिनेशन लेंगे डेड लोड प्लस लाइव लोड का, और उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना एज्यूम करेंगे 1.5 1.5। तो हमारे पहले कॉम्बिनेशन से लोड कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 50 प्लस 1.5 इंटू 25। तो ये आ जाएगा मेरा 112.5 किलो न्यूटन। नेक्स्ट लोड कॉम्बिनेशन हम देखें, डेड लोड प्लस लाइव लोड या विंड लोड, डेड लोड प्लस विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। तो हम विंड लोड और अर्थक्वेक लोड में से जो ज़्यादा होगा उसको कंसीडर करेंगे। तो इस केस में हमारा हो जाएगा 1.5 इंटू डेड लोड प्लस 1.5 इंटू अर्थक्वेक लोड। तो ये हो जाएगा हमारा 375 किलो न्यूटन। अब हम थर्ड केस लेते हैं, डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड। तो हमारा क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 50 प्लस 1.2 इंटू 25 प्लस 1.2 इंटू 200। तो ये हो जाएगा हमारा 330 किलो न्यूटन। अब तीनों में से जो मैक्सिमम होगा, फर्स्ट केस में आया हमारा 112.5, सेकेंड केस में आया 375 और थर्ड केस में आया हमारा 330 किलो न्यूटन। तो हम जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग है, उसको किस लोड के लिए डिज़ाइन करेंगे 375 किलो न्यूटन। तो ये हमारा 375 क्या आ गया, डिज़ाइन लोड। जिस लोड के लिए हम स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं डिज़ाइन लोड। और डिज़ाइन लोड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस प्रकार से। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू IS 456 कोड में गिवन है। हम वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हम डिज़ाइन लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिज़ाइन स्ट्रेंथ। हमें कंक्रीट की
और स्टील की स्ट्रेंथ कितना एज्यूम करनी है, कोड ने कितनी स्ट्रेंथ हमें लेने को बोला है। तो कंक्रीट के लिए कोड ने बोला है डिज़ाइन स्ट्रेंथ इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। हम पढ़ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसको जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा डिज़ाइन स्ट्रेंथ। और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमें कितनी लेके चलनी है, 0.67 FC के। इसको हम जब फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.45 FC के इतना हमें स्ट्रेंथ लेके चलनी है कंक्रीट की। मतलब जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है उसका 0.45 टाइम्स ही हमें कंसीडर करना है डिज़ाइन के लिए। सिमिलरली स्टील में हमारी डिज़ाइन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, Fy उसकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है। और मैंने बताया था कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम स्टील में 1.15 कंसीडर करके चलते हैं। तो यहाँ से हमारी स्टील की डिज़ाइन स्ट्रेंथ आ जाती है 0.87 Fy। तो इस प्रकार से हमें स्टील और कंक्रीट की डिज़ाइन स्ट्रेंथ लेके चलना है। जैसे मान लीजिए हमारा M20 ग्रेड का कंक्रीट है, तो इस कंक्रीट ग्रेड के लिए हमारी डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, 0.45 × 20 जो कि आ जाएगी 9 Nm/mm²। सिमिलरली अगर हमारा Fe250 स्टील है तो इस केस में हमारी डिज़ाइन स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, 0.87 × 250। और ये कैलकुलेट होके आ जाएगा हमारा 217.5 Nm/mm²। इस प्रकार से हमें कंक्रीट की और स्टील की डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करके रखनी है। इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। जब हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स से स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे तो हम क्या क्या एजम्पशन लेके चलेंगे। और ये अजम्पशन किसके लिए हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ऑफ फ्लेक्सर। फ्लेक्सर मतलब होता है हमारा बेंडिंग। मतलब जब किसी भी स्ट्रक्चर में लोड के कारण बेंडिंग जब आती है तो उस बेंडिंग के कारण जो हमारा स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से फेल होता है और उसमें हमें क्या क्या एजम्पशन लेके चलने हैं वो हम पढ़ेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ऑफ फ्लेक्सर में या बेंडिंग में। ये जनरली हम बीम की डिज़ाइन के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि जो बेंडिंग होती है वो हमारी किस में आती है, बीम्स में। तो बीम हमारा कैसा मेंबर हो गया, फ्लेक्सर मेंबर। तो फ्लेक्सर मेंबर की डिज़ाइन के लिए हमें क्या क्या एजम्पशन लेके चलने हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो सपोज कीजिए मैंने एक बीम ली, इस पर ये एक लोड लग रहा है। इस लोड के कारण बीम कुछ इस प्रकार से बेंड होगी। जब बीम इस प्रकार से बेंड होगी तो इसके जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो ऊपर वाले पार्ट में आएगा कंप्रेशन और नीचे वाला पार्ट क्या होगा, खिंच जाएगा। तो नीचे वाले पार्ट में आएगा टेंशन। बीच में
एक ऐसा सरफेस होगा जहाँ पर ना ही कंप्रेशन आएगा ना ही टेंशन आएगा, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको? न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इस पर ना कंप्रेशन आ रहा है ना टेंशन आ रहा है। तो अब इस बीम को एनालाइज करने के लिए या इस बीम को डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या क्या एजम्पशन लेके चलने हैं। तो हमारा पहला एजम्पशन होता है प्लेन सेक्शन which is plane before bending remains plane after bending। remains plane after bending मतलब क्या है? ये जो हमारा सेक्शन था, इसका अगर हम 3D व्यू देखें तो हमें बीम कुछ इस प्रकार से दिखेगी। तो इस बीम का ये जो पोर्शन है, ये जो सेक्शन है, वो बेंडिंग के पहले जैसा था, मतलब बेंडिंग के पहले प्लेन था, वो बाद में भी प्लेन ही रहेगा, ऐसा हम एज्यूम करके चलते हैं। बट एक्चुअली ये जो पार्ट है वो प्लेन नहीं रहता, क्योंकि ऊपर कंप्रेशन आ रहा है, तो उस कंप्रेशन के कारण इस पार्ट में कंप्रेशन आएगा, तो कुछ ये पार्ट कुछ कम डिक्रीज हो जाएगा विड्थ वाइज, और इस पार्ट में टेंशन आ रहा है तो ये पार्ट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा जो सेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से हो जाता है। ऑल्दो ये इंक्रीज इन लेंथ और डिक्रीज इन लेंथ बहुत कम रहती है, इसीलिए हम इसको प्लेन एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारा पहला एजम्पशन हो गया प्लेन सेक्शन विच इज प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। उसके बाद सेकंड है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इज 0.0035। मतलब कंक्रीट में मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन जो अलाउड है वो कितनी है? 0.0035। थर्ड है, जो हमें कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम लेना है वो कुछ ऐसा लेना है, कुछ इस प्रकार से लेना है, जिसमें हमें मैक्सिमम स्ट्रेस जो मिलेगी वो किस स्ट्रेन पे मिलेगी? 0.002। यहाँ पर जो स्ट्रेस मिलेगी वो कितनी मिलेगी? मैक्सिमम स्ट्रेस मिलेगी। और मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन जो ये बोल रहे हैं वो इस स्ट्रेन को बोल रहे हैं। यहाँ पर जो हमें स्ट्रेन मिलेगी, मतलब कंक्रीट के ब्रेक होने से पहले जो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेन आ सकती है वो कितनी आ सकती है? 0.0035। तो हमें कोड ने बोला है कि इस ग्राफ को हम इस प्रकार ना लेके कुछ इस प्रकार से लेंगे, जिसमें इनिशियल जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है वो कैसा रहेगा? पैराबोलिक। और ये जो पार्ट है वो कैसा रहेगा? स्ट्रेट। तो पैराबोलिक ये कहाँ तक रहेगा? 0.002 स्ट्रेन तक ये कैसा रहेगा? पैराबोलिक। और स्ट्रेट कहाँ पर रहेगा? 0.002 से 0.0035 स्ट्रेन तक ये कैसा रहेगा? स्ट्रेट। और यहाँ पर जो हमें मैक्सिमम स्ट्रेस जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 0.67 FC के, ना कि
FC के। तो हमें कोड ने क्या सजेस्ट किया है कि हमें मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी लेनी है, 0.67 FC के। उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का इनिशियल पोर्शन पैराबोलिक रहेगा और बाकी वाल आगे का पोर्शन स्ट्रेट रहेगा। पैराबोलिक कहाँ तक रहेगा, जहाँ तक स्ट्रेन 0.002 होगा, और स्ट्रेट कहाँ तक रहेगा, 0.002 से 0.0035 तक। क्लियर। अब जब इसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लगा देंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डिज़ाइन स्ट्रेंथ। तो हमें कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसा एज्यूम करके चलना है, ना कि ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट है, जो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको इग्नोर करना है। किसकी इग्नोर करना है, कंक्रीट की, क्योंकि हमने पढ़ा था कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, 8 to 15% होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की 8 to 15% होती है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के कंपेयर में टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, बहुत कम है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील। अभी ऊपर हमने पढ़ा था मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट, कितना लिमिटेड था, 0.0035। अब अगर स्टील की बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील एट द टाइम ऑफ फेल्यूर, मतलब फेल होने से पहले स्टील में जो मैक्सिमम स्ट्रेन आ सकता है वो शुड नॉट बी लेस देन, वो कम नहीं होना चाहिए, किससे, 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES। FY है हमारा यील्ड स्ट्रेस और ES क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब जब हमारी स्टील टेंशन में फेल हो जाएगी तो उस फेल्यूर के टाइम पे जो स्ट्रेन होगा स्टील में वो इससे कम नहीं होना चाहिए। ये हमारे एजम्पशंस थे जिनको हमें एज्यूम करके चलना है जब भी हम कोई भी फ्लेक्सर मेंबर को डिज़ाइन करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इन एजम्पशंस के बेसिस पे हम किसी भी फ्लेक्सर मेंबर को डिज़ाइन कैसे करेंगे। आई होप जितना मैंने आपको आज समझाया वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।